Hello students, today we'll continue chapter 12 electricity. Our today's topic is Ohm's law. Ohm's law gives the relationship between the potential difference of a conductor and the current through it. We'll continue with the activity 12.1. 12.1 एक्टिविटी में हमें एक सर्किट दिया गया है जिसके अंदर नाइक्रोम वायर है XY लेंथ की 0.5 मीटर की, एमीटर है, वोल्ट मीटर है और 4 सेल हैं जिसमें से हर एक का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट. नाउ नाइक्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड आयरन मेटल. This is the circuit diagram. You can see voltmeter is connected in the parallel position while ammeter is connected in the series. यहाँ पे हमारे पास 4 सेल हैं. पहले हम एक सेल लगाएंगे, फिर 2 सेल ज्वाइन करेंगे, फिर 3 करेंगे और लास्ट में हम चारों सेल ज्वाइन करके और एमीटर पे रीडिंग्स लेंगे कि कितनी करंट हमारे पास एमीटर में शो हो रहा है, एक सेल से, 2 सेल से, 3 सेल से. तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वोल्टमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ हो रही है एक सेल से, तो साथ में ही करंट भी एमीटर की रीडिंग भी यूज़ हो रही है. जैसे मान लो कि फर्स्ट सेल में हमारे पास जब हम एक सेल ज्वाइन करते हैं तो एमीटर पे रीडिंग आ रही है 0.1, तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है 0.25. तो जब हम V/A निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आई 2.5. देन सेकंड जब सेल हम लगा रहे हैं तो करंट इंक्रीज़ हो गया 0.2 से और वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो गई 0.51 से. अब एमीटर की V/I की वैल्यू क्या आई 2.55. देन थर्ड हमारा जब हम 3 सेल लगा रहे तो 0.3 आए दोबारा इंक्रीज़ हुआ तो V भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन V/I की वैल्यू सेम रहती है चाहे हम 3 सेल लगाएं या 4 सेल लगाएं. इसका मतलब क्या है कि V/I क्या था हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि एक कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो सेम रहती है फॉर ए गिवन टेम्परेचर सेम रहना चाहिए. जैसे कि हमारे पास यहाँ ग्राफ दिखा रखा है इन्होंने V/I का ग्राफ. सो V/I का ग्राफ हम देखेंगे कि वो कांस्टेंट रहता है. एक हमें स्ट्रेट लाइन स्लोप मिलती है. स्ट्रेट लाइन स्लोप का मतलब क्या है कि V/I की वैल्यू कांस्टेंट है. 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम. उन्होंने रिलेशनशिप दी थी करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. He said that the potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains constant. अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है एक मेटेलिक वायर के दो टर्मिनल्स के, दो एंड्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो फ्लो हो रहा है उन दो एंड्स के बीच में. यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट. ये था हमारा ओहम लॉ. सो यहाँ से हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं और इक्वल टू साइन पुट करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है. जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है R. सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इन प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के जब इक्वल टू साइन लगेगा देन दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR. Now R is what? R is the constant for the given metallic wire at a given temperature and is called the resistance. R हमारा यहाँ क्या है रेजिस्टेंस एक गिवन टेम्परेचर पे. एक गिवन टेम्परेचर पे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो जाती है. Now resistance is what? It is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. खुद से चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करना ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है. कंडक्टर अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देता, उसको अपोज करता है. अब वो कितना अपोज करता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. SI यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओहम. ओहम जो कि ग्रीक लेटर ओहम से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V was equal to IR, then R will be equal to
V/I. नाउ व्हाट इज़ 1 ओहम? 1 ओहम कब होगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लेके चलेंगे और करंट 1 एम्पियर. That is, if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then we will say that the resistance of the conductor is 1 ohm. अगर कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और जो करंट उस कंडक्टर के थ्रू जा रहा है वो 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओहम. नाउ ओहम लॉ से ही जहाँ पे V इक्वल टू आई आर था, हमने R निकाला V/I. सो I विल बी इक्वल टू V/R. यहाँ से क्या हमें देखने को मिलता है कि जो I करंट है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. V इज इक्वल टू आई आर, R इज इन द डिनोमिनेटर, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सॉरी, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. यानी कि जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे करंट I डिक्रीज होगा. हेयर यू कैन सी दैट इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड दी करंट गेट्स हाफ. अगर हम रेजिस्टेंस को दुगना करते हैं तो करंट जो है वो आधा हो जाता है. नाउ बहुत से प्रैक्टिस में हमें ज़्यादा या कम करंट चाहिए होता है तो हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दी सोर्स हम सेम रख के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा. अब वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस को चेंज करती है उसे हम कहते हैं रियोस्टेट. सो रियोस्टेट इज़ द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द करंट. रेजिस्टेंस चेंज करके हम करंट चेंज करेंगे. नाउ लेट्स मूव अहेड टू एक्टिविटी 12.2. यहाँ पे हमें दिया गया है एक सेल बैटरी जिसमें हमारे पास 4 सेल हैं और एक एमीटर है जिसकी रेंज है 0.25 एम्पियर और नाइक्रोम की वायर दी गई है, साथ में एक टॉर्च बल्ब दी गई है जिसका बल्ब 10 वॉट का है. सो यहाँ पे हम पहले नाइक्रोम वायर को कनेक्ट करके एमीटर पे रीडिंग लेंगे करंट की कितनी है, फिर हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे, फिर हम एमीटर पे रीडिंग लेंगे कि कितने एम्पियर कितना करंट हमारा जा रहा है. सो क्या हमें रीडिंग्स दोनों सेम मिलेंगी? नहीं. एंड वाई इज़ दिस? बिकॉज सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो. कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से ईजिली चार्ज को जाने देते हैं जिनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं. तो कुछ अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको हम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स कहते हैं. इसीलिए जो करंट या एम्पियर की जो रीडिंग्स मिलेंगी, एमीटर की जो रीडिंग्स मिलेंगी वो डिफरेंट होंगी. नाइक्रोम वायर और बल्ब दोनों, बल्ब में जहाँ हमारा टंगस्टन है, नाइक्रोम में हमारे पास निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन है. तो डिफरेंट रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट रीडिंग्स मिलेंगी एमीटर की. नाउ वी नो दैट करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तब हमारा करंट प्रोड्यूस होता है. नाउ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्री नहीं होते कि वो मूव कर सकें ईजिली किसी भी कंडक्टर में. उनके बीच में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और वो किस लिए होते हैं? क्योंकि जो आसपास के एटम्स होते हैं वो उनके साथ अट्रैक्टेड होते हैं जो कि उनको मूव करने नहीं देते ईजिली. सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो रिटार्डेशन है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कुछ कंपोनेंट्स में ज़्यादा होती है तो कुछ में कम होती है. जिनमें ये कम होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो जाएंगे एंड दे आर गुड कंडक्टर्स, दे ऑफर लो रेजिस्टेंस. जिनमें ये ईजिली फ्लो नहीं कर पाते उनमें रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं और वो प्रोवाइड करते हैं हाई रेजिस्टेंस. उनको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स. इनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं. इंसुलेटर्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस और जो अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, न ज़्यादा न कम, दे आर नोन एज रेजिस्टर्स. Our next topic is factors on which the resistance of a conductor depend. किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? यहाँ हम करेंगे एक्टिविटी 12.3. इसमें हमें एक एमीटर दिया गया है, एक सिंगल सेल दिया गया है और एक दी गए नाइक्रोम वायर.
एल लेंथ की। सो पहले में हम ले रहे हैं एक नाइक्रोम वायर एल लेंथ की, उसको कनेक्ट करके हम एमीटर पे रीडिंग लेंगे कितना हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। सेकंड में हम फिर जो लेंथ है वायर की वो दुगनी कर देंगे, दैट विल बी 2L। सो हम थिकनेस सेम रख रहे हैं वायर की और नाइक्रोम की वायर रख रहे हैं, लेकिन हमने दुगनी कर दी लेंथ। नाउ देन हम एमीटर की दोबारा रीडिंग लेते हैं। फिर थर्ड में हम थिकनेस बढ़ा देते हैं वायर की, नाइक्रोम वायर की, लेंथ हम L ही रखते हैं। देन अगेन हम एमीटर से रीडिंग लेते हैं और फोर्थ टाइम में हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाइक्रोम वायर। सो एमीटर की रीडिंग्स को फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि किस में ज़्यादा करंट था, किस में। सो एंड रिज़ल्ट ऑब्जर्वेशंस हमें ये मिलती हैं कि जब हम लेंथ को बढ़ा देती हैं वायर की, जो कि हम सेकंड स्टेप में कर रहे हैं, तो लेंथ हमने वायर की 2L कर दी, दुगनी कर दी, तो करंट जो है आधा हो गया, करंट डिक्रीज़ हो गया। जब हमने थिकनेस बढ़ा दी वायर की और लेंथ सेम रखी L, तब क्या हुआ, करंट इंक्रीज़ हो गया। और जब हमने डिफरेंट वायर ली, जैसे कि कॉपर वायर, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट ऑफर हुई। नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर, तो करंट किस में ज़्यादा होगा, कॉपर वायर में। Thus we can say that resistance of a conductor depend on its length, area of cross section and the nature of the material with which the wire or the conductor is made. Now length के और क्रॉस सेक्शन एरिया के या नेचर पे वो कैसे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि अगर लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, लेंथ अगर डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आर इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और साथ में एक कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे रो। Now rho क्या है, रो इज़ द constant of proportionality and it is called the electrical resistivity of a conductor। resistivity के लिए SI यूनिट होती हैं ओहम मीटर। सो रेजिस्टिविटी के जहाँ रेजिस्टेंस के लिए SI यूनिट थी ओहम, वहीं रेजिस्टिविटी के लिए SI यूनिट होती है ओहम मीटर। ओहम मीटर इज़ दी यूनिट। और रेजिस्टिविटी की रेंज कंडक्टर्स के लिए होती है 10⁻⁻8 ओहम मीटर टू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। दे आर दी गुड कंडक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है फॉर दी मेटल्स एंड एलोइज। जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, दैट इज़ 10⁻12 टू 10⁻17 ओहम मीटर। इंसुलेटर्स के लिए हाई रेजिस्टिविटी और कंडक्टर्स के लिए लो रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों ही चेंज भी होंगे। ना एलोइज के लिए रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जिस मेटल से वो बने होते हैं वो और उस मेटल का एलोय, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो एलोय की ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी। और इनकी एक ये कंडीशन प्रॉपर्टी होती है कि एलोइज ईजिली बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पर भी, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में या जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में यूज़ किया जाता है। टंगस्टन और कॉपर एल्यूमिनियम का हम कंपैरिजन करें तो टंगस्टन यूज़ होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, और कॉपर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन हाई टेम्परेचर पर भी नहीं बर्न होता या फिर मेल्ट होता, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हायर होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर और एल्यूमिनियम। यहाँ पर एक टेबल दी गई है 12.2, जहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटीज़।
याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कैन कंपेयर एंड मेमोराइज सम ऑफ देम कि किसकी ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी, किसकी कम होती है।